नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए जो आपका ये जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपके 5 टॉपिक हो चुके हैं। सबसे पहले आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, इसके बाद वैदिक काल हुआ था और उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश। ये 5 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर इनकी वीडियोस देखिए और अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। और इसी सिलेबस में आपका जो अगला टॉपिक है वो गुप्त साम्राज्य है। क्या है आपका? गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गुप्त साम्राज्य का एक ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद जो आपके सिलेबस के अनुसार जो 2 राजाओं के बारे में क्वेश्चन दिए, मतलब 2 राजाओं के बारे में जो लिखा हुआ है, एक समुद्रगुप्त दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनसे जितने भी सवाल बनेंगे उनके बारे में हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इस टॉपिक से जितने भी सवाल बने हैं हम सब इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले किताब, कॉपी और पेन ले लीजिए और जो भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको अपने अनुसार लिख लीजिए, लिख लेना। और चलिए मेरे साथ आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जानकारी अगर लेते हैं तो सबसे पहला आपका आता है कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त राजाओं की जो वंशावली हुई है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ये आपका पॉइंट इस कंटेंट में नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि गुप्त राजाओं की जानकारी हमें मिलती है वायु पुराण से। किससे मिलती है? वायु पुराण से मिलती है। ओके। और इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल बनेगा कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ओके दोस्तों, हमें सारे राजा नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ एक ये, इससे एक मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। श्रीगुप्त से आपका एक ही सवाल बनता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम से 2-3 सवाल बनने वाले, उनको हम देखेंगे। और ये 2 राजा तो आपके दिए ही गए हैं, इनको तो अच्छे से पढ़ना ही है। एक समुद्रगुप्त, दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिन्हें बोलते हैं। इसके बाद कुमारगुप्त से आपका केवल एक सवाल बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई। स्कंदगुप्त से आपका एक सवाल बनेगा कि हूणों का आक्रमण के समय कौन राजा था। और इसके बाद सिर्फ विष्णुगुप्त से एक सवाल आपका बनता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। ओके दोस्तों, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय मेरे साथ देखने वाले हैं। एक सवाल भानुगुप्त से भी बन जाता है, जो कि इनका एरड़ अभिलेख है सती प्रथा के लिए, वो भी आपका बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इनका विवाह जो था वो लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी गणराज्य जो था उनकी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। और जब इनका विवाह होता है तो ये एक सिक्के चलाते हैं जिनमें राजा रानी का अंकन है। क्या है? राजा रानी, यानी अपना और अपनी पत्नी का चित्र अंकित कराते हैं, तो राजा रानी के सिक्के बोले जाते हैं। और इनकी उपाधि थी महाराजा धीराज। क्या थी उपाधि? महाराजा धीराज। और इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। चलिए, ये हो गया कंप्लीट चंद्रगुप्त प्रथम। 5 पॉइंट के अलावा आपका एक भी पॉइंट नहीं बनने वाला है। मेरे साथ दोबारा से रिवीजन कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का। आपका सवाल बनेगा कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप आंसर करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम संस्थापक की बात आ जाए इस वंश का तो आप करेंगे श्रीगुप्त को। ओके। सवाल आपका आता है लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किसने किया था? तो आपको लगाना चंद्रगुप्त प्रथम। और दूसरा सवाल आता है जो कि इनसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, वो ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि सर्वप्रथम किस राजा ने, गुप्त वंश के किस शासक ने सिक्के चलाए थे? तो आपको लगाना है चंद्रगुप्त प्रथम। और किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। ओके। और इनकी एक उपाधि थी महाराजा धीराज। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। विवाह के उपरांत इन्होंने क्या किया? राजा रानी के सिक्के चलाए और इन्होंने उपाधि धारण की महाराजा धीराज की। और इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। ओके।
इस वीडियो को आप बार बार 2 बार कम से कम देखें और पॉइंट टू पॉइंट को नोट कर लें। जो क्वेश्चन आपको आते हो वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है उन्हें राइट करिए और बाद में अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, चलिए अगले शासक की ओर चलते हैं, जो हमारे आते हैं समुद्रगुप्त। कौन आते हैं? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजा तथा दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? देखिए, हमारा भारत ऐसा है, तो उत्तर भारत के इन्होंने 9 राजाओं को पराजित किया था। ओके, उस समय उत्तर भारत को क्या बोलते थे? आर्यावर्त बोलते थे। और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। और 12 राजाओं को दक्षिण भारत के पराजित करने वाले ये एकमात्र कौन हैं? शासक हैं। एकमात्र शासक हैं जिन्होंने, उत्तर भारत के एकमात्र शासक जिन्होंने दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया। इसी वजह से B.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा है? तो समुद्रगुप्त को। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका समुद्रगुप्त से अगर बनता है तो यही बनता है। हो सकता है इस बार यही पूछ ले कि भारत का नेपोलियन कौन थे, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित कर दिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि जो है पृथिव्या प्रथम वीर, पहली उपाधि आती है इनकी। हो सकता है ये सवाल पूछ ले तो थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि पृथिव्या प्रथम वीर, इसका मतलब हो गया पृथ्वी का पहला वीर कौन था। इनकी उपाधि है पृथिव्या प्रथम वीर। सवाल आएगा आपका, पृथिव्या प्रथम वीर किस राजा की उपाधि है? तो आपको लगाना समुद्रगुप्त। किसकी है? समुद्रगुप्त। इसके बाद कविराज आती है इनकी उपाधि। क्यों आती है कविराज? तो कविराज इसलिए आती है क्योंकि ये एक योद्धा तो थे ही अच्छे, युद्ध के साथ साथ इन्हें म्यूजिशियन भी थे। बहुत अच्छी म्यूज़िक का भी इन्हें शौक था और ज्ञान था। ये वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। और इनके जो सिक्के हैं, सवाल आपका ये अगला जो पॉइंट आता है, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था तथा इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है। इन्होंने जो अपना अंकन कराया है वो किस तरीके से अपने सिक्कों पर कराया है? ये वीणा बजाते हुए। आपका सवाल आया किस शासक, किस राजा का अंकन उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किया गया? तो आपको आंसर लगाना है समुद्रगुप्त। क्या लगाना है? समुद्रगुप्त। ओके, तो आपका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने दक्षिणावर्त के 12 और आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा है? B.A. स्मिथ ने कहा है। इसके बाद इनकी उपाधि जो 2 आती हैं, एक पृथिव्या प्रथम वीर और एक कविराज की आती है उपाधि इनकी। और इसके बाद इन्होंने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अपना अंकन कराया। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो ये नोट दिया गया ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये नोट आपका? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। याद रखना है आपको, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिसेन। अब इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने प्रयाग, यानी अभी हम लोग इन्हें प्रयाग बोलते हैं, इलाहाबाद में एक प्रशस्ति लेख का मतलब एक इन्होंने स्तंभ बनवाया है। उस पे इनके बारे में इनकी प्रशंसा अंकित कराई है। क्या कराई है? प्रशंसा को अंकित कराया। जैसे अशोक के काल में आपने देखा था स्तंभ लेख और कई तरीके के अभिलेख मिले हैं, उसी तरीके से समुद्रगुप्त का प्रयाग में एक प्रशस्ति लेख मिलता है। और जिसकी जो रचना है वो किसने कराई है? हरिसेन ने कराई है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस राजा की चर्चा है? तो आपको लगाना है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख में चर्चा है। और ये किसके द्वारा कराया गया है? तो हरिसेन के द्वारा। ओके, तो ये आपके 5 पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके अलावा यहाँ से कोई भी सवाल नहीं बनने वाला है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जी जो थे, इनके बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की क्या इनकी फेमस होने का क्या रीज़न है? तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने शकों को पराजित किया था। शक शासक थे, बाहरी शासक थे, इन्होंने उन्हें शकों को पराजित किया।
जिसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने किसे पराजित किया? शकों को पराजित किया। किसे? शकों को पराजित किया। इसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। और इनके समय चांदी के सिक्कों को रुपयक बोलते थे। क्या बोलते थे? रुपयक। अब दोस्तों देखो, आपके दो राजा सीधे सीधे आपके सिलेबस में लिखे हुए, एक आपका समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे ना। तो आप मेरे साथ करिए। अगर जो भी पहली बार मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो थोड़ी सी फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप बार बार अगर पढ़ेंगे और आपको देखिए पॉइंट टू पॉइंट इतने अच्छी तरीके से कहीं नहीं मिलने वाले। तो थोड़ा सा अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो देखिए चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं, इनकी क्या खूबी है? इन्होंने शकों को पराजित किया। ओके, किसे पराजित किया? शकों को पराजित किया। इसके बाद शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने उपाधि धारण की। क्या? विक्रमादित्य। एक दूसरी उपाधि भी धारण की है इन्होंने, जिसे बोलते हैं शकारी। क्या बोलते हैं? शकारी बोलते हैं। इनकी कई उपाधियां हैं। ये कई उपाधियां, क्योंकि ये विक्रम बेताल वाला जो आपने शो देखा होगा, कार्टून में आता था विक्रम बेताल, ये वही विक्रम है जिनकी कहानियां फेमस हैं, काफ़ी फेमस राजा हुए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने शकों को पराजित किया। इसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें रुपयक बोलते थे। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार भी पैट में यहाँ से आया था, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि इनके समय में एक यात्री आया है, चीनी यात्री, जिसका नाम क्या है? फाहियान। कौन है भाई? फाहियान। इन्हीं के समय में, इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री आया था, एक फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। तो फाहियान क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है कि फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, वो किसके दरबार में आया? तो आपको लगाना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनके दरबार में नवरत्न थे। सवाल आता है नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर पे पहुंच जाते हो, वो सही है, लेकिन पूछे कि प्राचीन भारत में किस शासक के काल में, किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो आपको लगाना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में नवरत्न थे। अब नवरत्न कौन कौन थे? तो पहले कालिदास आते हैं, धन्वंतरी आते हैं, वररूप आते हैं, छपड़क आते हैं, बेताल भट्ट आते हैं, ये वही विक्रम बेताल वाले बेताल हैं, अमर सिंह आते हैं, शंकु आते हैं, और घटकर पर आते हैं, और वराह मेहर आते हैं। आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, जो बताऊं वो आपको याद करना। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न थे। इनके दरबार में कौन था? नवरत्न थे। अब इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा आगे, जैसे कि वराह मिहिर हमारे खगोलविद थे, अमर सिंह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और बेताल भट्ट आपके जादूगर थे, धन्वंतरी आपके आयुर्वेद से संबंधित थे, कालिदास तो लेखक कवि सब कुछ थे। और इन्हीं के शासन में कौन थे जो नवरत्न में नहीं आते लेकिन अलग से आते हैं? तो आर्यभट्ट आते हैं। कौन आते हैं आपके? आर्यभट्ट थे, सबसे बड़े विद्वान गणितज्ञ माने जाते हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की है। पॉइंट लिख लीजिए, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, ये किसने बताया? आर्यभट्ट जी ने बताया। और इसके बाद आपके विष्णु शर्मा आते हैं, जो नवरत्न के अलावा भी इनके यहाँ पे इतने विद्वान लोग थे। कौन थे? विष्णु शर्मा। इन्होंने क्या किया? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। किसकी रचना की है? पंचतंत्र की रचना की है। तो ये आपके हो गए। इसके बाद उपाधियों की अगर बात करें तो इनकी उपाधि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली उपाधि है इनकी सरकार, दूसरी है परम भागवत, तीसरी आती है सरकारी, ये नहीं, ये सरकारी है, और चौथी आती है आपकी विक्रमादित्य। ओके, यहाँ पे ये गलत हो गया, शकारी होनी चाहिए, शकारी। क्या? शकारी। यानी जब इन्होंने शकों को पराजित किया तब एक उपाधि धारण की, शकारी। क्या? शकारी। ओके,
तो सरकार, परम भागवत, शकारी और विक्रमादित्य, ये इनकी 4 उपाधियां हो जाती हैं। तो एक बार और इनके बारे में दोबारा से देखेंगे। सबसे पहले विक्रमादित्य की खासियत क्या है कि इन्होंने शकों को पराजित किया। इसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब दोस्तों एक कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट आपको रहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य थे या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। तो भाई आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। ओके, क्योंकि अगर आगे आपके जो MCQs आएंगे उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम विक्रमादित्य बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें रुपयक बोला गया है। इनके समय में चीनी यात्री आया जिसे फाहियान कहते हैं, और इनके दरबार में नवरत्न थे। ओके, उपाधि में आती है सरकार, परम भागवत, शकारी और विक्रमादित्य। ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। आपके सिलेबस में इन्हीं का नाम है, और समुद्रगुप्त का जितने भी पॉइंट लिखे हैं बार बार याद करिए, यहाँ से एक भी आपका सवाल नहीं छूटने वाला है, और जो भी यहाँ पे पॉइंट छूटे हुए हैं वो आपके MCQs में करा दिए जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों जो आपका गुप्त साम्राज्य, इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं, छोटी मोटी अन्य विशेषताएं हैं, क्या क्या आ जाती हैं, यहाँ से सवाल हो सकता है डाल दे, पूछ ले, नहीं है सिलेबस में फिर भी हो सकता है डाल दे। तो आपको 5 सिर्फ पॉइंट, 5 या 6 पॉइंट है, ये आपको अच्छे से देखने हैं। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की गई, इसके अलावा आपके सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। वनडे एग्जाम्स के लिए इससे बेस्ट आपको नहीं मिलने वाला कहीं भी कंटेंट, तो आप अच्छे से नोट करिए। सबसे पहला आपका पॉइंट क्या बोलता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई। सवाल आपका आएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, तो उसकी स्थापना किसने कराई, तो कुमारगुप्त ने की। किसने की, कुमारगुप्त ने कराई। किसने कराई, कुमारगुप्त ने। पॉइंट याद होना चाहिए आपको, बार बार क्वेश्चन बहुत आता है, ये हो सकता आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आपके कुमारगुप्त ने की। इसके बाद कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी आता है स्कंदगुप्त। कौन आएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से आपका एक ही सवाल बनता है कि हूणों के आक्रमण के समय कौन शासक था, तो भाई स्कंदगुप्त थे। हूणों के आक्रमण के समय गुप्त शासक कौन था, तो आपके स्कंदगुप्त थे। और इसका जो उल्लेख है हमें जूनागढ़ के अभिलेख, ये देखिए अभिलेख है, इसी तरीके जूनागढ़ का अभिलेख, ये जूनागढ़ में एक अभिलेख मिला है जिसे भीतरी अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीतरी अभिलेख। क्या बोलते हैं, भीतरी अभिलेख। लिख लीजिए, पॉइंट इसमें शायद छूटा हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, इसी जूनागढ़ के अभिलेख को ही भीतरी अभिलेख बोलते हैं। सवाल आ जाता है, कहीं कहीं जूनागढ़ अभिलेख दिया होता है और कहीं कहीं भीतरी अभिलेख दिया होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जूनागढ़ था या भीतरी था। तो दोनों जूनागढ़ में मिला है इसलिए जूनागढ़ का अभिलेख बोलते हैं, नाम इसका भीतरी अभिलेख है। तो किस में है, स्कंदगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण किया है, ये मतलब कहाँ मिलता है, तो जूनागढ़ में, और नाम क्या है, तो भीतरी अभिलेख। ओके, अगर डीप पूछेगा तो पूछ लेगा, जूनागढ़ नहीं आएगा तो हो सकता है भीतरी अभिलेख पूछ ले। अब पॉइंट है तो आ सकता है क्वेश्चन आपका। अब इसके बाद एक मैंने बताया था भानुगुप्त से आपका क्वेश्चन बनता है, तो भानुगुप्त से क्या क्वेश्चन बनेगा, पहली बार सती प्रथा के प्रमाण किसके शासनकाल में मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं, तो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। किससे मिलते हैं, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। ये आपको रटना है भाई, कैसे भी रटिए, आप जाने, आपको याद करना है। अगर आपको एग्ज़ाम में याद करना है, अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको लगाना तो पड़ेगा ही ना। तो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से हमें पहली बार सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। कैसे मिलेंगे, भानुगुप्त के एक गोप नाम के सेनापति होते हैं, जब वो युद्ध में शहीद हो जाते हैं तो उनकी पत्नी सती हो जाती है, जिसका उल्लेख इसी तरीके के एक ऐरण अभिलेख में किया गया है। ओके, तो भानुगुप्त से आपका सिर्फ एक सवाल बनता है कि इनका जो ऐरण अभिलेख है इससे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। स्कंदगुप्त से आपका एक सवाल बनने वाला है, सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, एक सवाल बनने वाला है कि हूणों ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और कुमारगुप्त से एक ही बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई। ओके, अब तो देखिए गुप्त वंश की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे इनकी जो शासकीय भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। ओके, क्या थी, संस्कृत थी। और इनके काल को क्या कहा जाता है, इतिहास का, यानी प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संस्कृति उपलब्धि काफ़ी अच्छी हुई है। इन्हीं के समय में
अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई गई हैं गुप्त काल में, 16 और 17 नंबर की गुफा बनाई गई है। और इतने विद्वान शासक हुए हैं, कालिदास, महान रचनाएं हुई हैं। और मंदिर बनाने की जो कला थी, मंदिर शैली जिसमें मंदिर का निर्माण होने लगा, वो भी गुप्त साम्राज्य की ही देन है। तो इन सब खूबियों की वजह से प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। तो मुझे नहीं लगता है इससे बाहर आपका गुप्त साम्राज्य का कोई भी क्वेश्चन बनने वाला है। ये तो हो गए आपके पॉइंट्स और रिव्यू में आपको बता दिया गया। अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके दोस्तों, 10 मिनट में आपके ये एमसीक्यूज़ सारे ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। तो पहला आपका सवाल है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मैंने बोला है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। क्या घटोत्कच था? भाई नहीं था। चलिए आप लोग बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम था, क्या श्रीगुप्त था, या विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। कौन थे? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक की बात हो रही है, वास्तविक नहीं, सिर्फ संस्थापक, तो श्रीगुप्त। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या समुद्रगुप्त थे? तो आपको पता है इसका वास्तविक अगर संस्थापक की बात आ जाए तो आपको लगाना है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या लगाना है? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, और सिर्फ संस्थापक तो आपके श्रीगुप्त। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलते। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? क्या बोल रहे हैं भाई सवाल कि महाराजा धीराज, यानी महाधिराज या महाराजा धीराज, ये दोनों आते हैं। किसने सर्वप्रथम इसकी उपाधि धारण की थी? क्या श्रीगुप्त ने धारण की है, चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की है, घटोत्कच ने, या समुद्रगुप्त ने? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बताया मैंने आपको। और क्या किया था इन्होंने? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और उसके बाद इन्होंने सिक्के चलाए थे, जिन्हें हम राजा रानी के सिक्के बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, गुप्त शासकों में सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? मतलब उनके जो दरबार की भाषा थी क्या थी? वो कौन सी भाषा बोलते थे? क्या वह पाली बोलते थे, क्या वह प्राकृत बोलते थे, हिंदी बोलते थे, या संस्कृत बोलते थे? बताइए 1 2 3 4 ABCD कौन सा आंसर होगा इसका? बताइए आप लोग, सोचिए, इसका आंसर दीजिए। तो पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत, कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, संस्कृत। गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वह क्या थी? संस्कृत थी। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, जिस वजह से हो सकता है वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आज। ओके, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, इतिहासकार जो हुए हैं VA स्मिथ, कौन हुए हैं? VA स्मिथ। इन VA स्मिथ ने किस राजा की विजयों से प्रभावित होकर, यानी उनकी जो युद्ध की विजय थी उनसे प्रभावित होकर उन्हें भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? यह किस राजा की बात हो रही है कि उसकी विजय, उसने कोई भी आज तक पराजय नहीं देखी, जिसके कारण उन्होंने VA स्मिथ जो इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने भारत का नेपोलियन कहकर उस राजा को संबोधित किया है। कौन था? स्कंदगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ब्रह्मगुप्त हैं, या समुद्रगुप्त हैं? तो आप सभी को इसका आंसर पता है। क्या है इसका आंसर? समुद्रगुप्त है। क्या हो जाएगा भारत का नेपोलियन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, और किसने कहा है? तो VA स्मिथ ने कहा है। अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है, गुप्त शासकों का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? सवाल बोल रहा है, हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, या किस राजा ने हूणों को भारत में रोका? क्या वह कुमारगुप्त थे, समुद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, या भानुगुप्त हैं? तो आप सभी को इसका आंसर पता है। कौन है? स्कंदगुप्त हैं। कौन है? स्कंदगुप्त। और एक और सवाल मैं आपको बता दूं, हूणों का जो राजा था उसका नाम था तोरमाड़। क्या था? तोरमाड़। सवाल आपका बनता है ये कि तोरमाड़ कौन था? तो हूणों का राजा था तोरमाड़। बाहुबली में हूण देखे उसी तरीके से उसका नाम आता है तोरमाड़। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शक विजेता किसे माना जाता है? यानी शकों को पराजित करने वाला। हूण और शक में कंफ्यूज मत होना।
शक राजा थे, हूण हूण जाति के थे, जैसे बाहुबली में दिखाए गए हैं वो हूण थे, वो कोई राजा नहीं थे लेकिन उनका एक मेन लीडर होता था जिसका नाम था तोरमाण। और शक लोग जो थे वो भारत पर पहले से ही शासन कर रहे थे, शक। ओके, तो शक विजेता माना जाता है, यानी शकों को किसने भगाया था, शक पहले से ही आए हुए थे, तो शकों को किसने पराजित किया, शक राजा कौन था, मतलब शक विजेता किसे माना जाता है, यानी शकों को पराजित करने वाला कौन राजा है, क्या चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और कुमारगुप्त हैं, कौन है बताइए। शकों को किसने पराजित किया, शकों को पराजित करने वाला कौन था, शक विजेता कौन था, शकारी उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो हमारे कौन है भाई, चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य, क्योंकि शकों को पराजित करने के बाद ही इन्होंने शकारी उपाधि धारण की है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर डीप पूछेगा तो ये आपका आंसर होना चाहिए। क्या क्वेश्चन होगा कि अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में कौन सा गुप्त राजा था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ये क्वेश्चन बहुत डीप हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, भानुगुप्त है, कुमारगुप्त है, चंद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिन्हें बोलते हैं वो हैं, कौन है ये बताइए, आंसर क्या होगा। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, कुमारगुप्त। कौन है, कुमारगुप्त। और भानुगुप्त से एरड़ अभिलेख जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी के सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी यानी शकों को पराजित किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, किस चीनी यात्री ने भारत में गुप्त राजा के बारे में जानकारी दी है। सवाल सीधे सीधे पूछ रहा है कि आपको पता है कि किसके शासनकाल में कौन आया था, यानी गुप्त राजाओं के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था, वो यह पूछना चाह रहा है। क्या हेंगसांग है, फाहियान है, इत्सिंग है या इनमें से कोई नहीं है, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हेंगसांग। कौन है, हेंगसांग चीनी यात्री जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बंसुरिया बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं, यानी बांसुरी और बीड़ा बजाते हुए दर्शाए गए हैं, कौन से गुप्त सम्राट हुए थे जिन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। भारत का नेपोलियन भी उन्हीं बोला जाता है, कौन है भाई, तो आप सभी को पता है समुद्रगुप्त हैं। कौन है, समुद्रगुप्त भाई साहब हैं हमारे, जिन्होंने बांसुरी बजाते हुए अपने सिक्के जारी किए, बीड़ा बजाते हुए सिक्के जारी किए थे, इन्हें कविराज भी बोलते हैं। 11 क्वेश्चन बोल रहा है, किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में दूसरी बार कराई। पहली बार रुद्रदमन प्रथम ने कराई थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। पॉइंट लिखने हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की बात हो रही है और ये कहाँ है, गुजरात में है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कराया सुदर्शन झील की मरम्मत। इसके बाद दूसरी बार, यानी इसकी जो मरम्मत है ना, वो पहली बार तो रुद्रदमन ने कराई, रुद्रदामन ने कराई है, और दूसरी बार किसने कराई, क्या समुद्रगुप्त ने कराई, स्कंदगुप्त ने कराई, चंद्रगुप्त प्रथम ने कराई या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराई, बताइए किसने कराई। तो इसका आंसर है बी, स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत कराई है दूसरी बार। निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, पहली बार मरम्मत कराई सुदर्शन झील की रुद्रदमन ने, और दूसरी बार गुप्त वंश में किसी ने कराई, तो आपके स्कंदगुप्त ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। क्या वेनगुप्त है, विष्णुगुप्त है, कुमारगुप्त है या ब्रह्मगुप्त है। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, विष्णुगुप्त है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज मुझे। इनमें से कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है, बताइए। क्या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है, मेहरौली प्रशस्ति लेख है, ईरान प्रशस्ति लेख है या जूनागढ़ प्रशस्ति लेख है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेहरौली प्रशस्ति लेख। मेहरौली प्रशस्ति लेख। देखो, अगर दोस्तों डीप क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, आपका गुप्त साम्राज्य दिया गया है ना, तो डीप बनेगा तो यहीं से बन सकता है, तो इसलिए याद कर लेना। लौह स्तंभ पर शिलालेख कौन सा मिला है, तो मेहरौली
प्रशस्ति लेख मिला है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की बात करें तो ये समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन करता है। किसने लिखा है? हरिशेन ने लिखाया है। ओके, आपका अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के लेखक कौन है? अभी देखो मैंने ऊपर ही बताया, इलाहाबाद का जो प्रशस्ति लेख है इसे प्रयाग प्रशस्ति लेख भी बोलते हैं। ये किसने लिखवाया था? क्या कालिदास ने, शूद्रक ने, हरिशेन ने या रवि कीर्ति ने? तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा हरिशेन। कौन हो जाएगा? हरिशेन। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, किस गुप्त राजा को सरकार परम भागवत विक्रमादित्य शकारी की पदवी मिली? देखो एक बार अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है मेरे साथ तो ये सवाल आपको यूं ही हो रहे होंगे, आपके आराम से आपको बार बार वही क्वेश्चन, इसलिए बार बार उसी तरीके के क्वेश्चन बदल बदल के भाषाओं में कराए जा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो आपको पता है सरकार की, परम भागवत की, विक्रमादित्य की उपाधि और सकारी की उपाधि किसने ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। ओके, अगला सवाल है आपका 16 नंबर का, किन शासकों के संरक्षण में वैष्णव मत अपने चरम उत्कर्ष पर था? वैष्णव मत का मतलब होता है विष्णु भगवान को पूजने वाले। शैव मत शिव जी को जो पूजते हैं और वैष्णव मत जो विष्णु भगवान को पूजते हैं। तो वैष्णव मत अपने चरम उत्कर्ष पर था। कौन है भाई? मौर्य हैं, कुषाण हैं, शुंग हैं या गुप्त हैं? तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त, गुप्त वंश। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? यानी किस अभिलेख में, किस स्तंभ लेख में कालिदास जी का जो है उल्लेख मिलता है? क्या इलाहाबाद के स्तंभ लेख में मिलता है? भाई नहीं, हरिशेन का। और किसका मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है। ऐहोल में मिलता है? बिल्कुल भाई, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। किस में मिलता है? कवि कालिदास का जो नाम है वो किस में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। याद रखना, ऐहोल अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बार बार बताया गया है। क्या श्रीगुप्त हैं भाई, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त हैं या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं? कौन है बताइए जल्दी से, आप लोग इसका आंसर दीजिए। बताइए कौन है? ABCD कौन है इसके आंसर? तो आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। बिल्कुल। सवाल दोबारा देखिए, किसने पहला शासक जिसने सिक्के जारी किए कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। और सिक्कों को क्या बोलते थे? राजा रानी के सिक्के। ओके, अब बताइए क्वेश्चन 19 है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया। बार बार आ रहा है, क्या स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है या रामगुप्त है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। एक सवाल इनसे बनता है। दूसरा, सुदर्शन झील का क्या कराया? पुनर्उद्धार कराया, यानी दोबारा से उसकी रिपेयरिंग कराई थी, दूसरी बार रिपेयरिंग कराई थी। तो स्कंदगुप्त से 2 सवाल आपके निकल के आए हैं सिर्फ और सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती से विवाह किया था। सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है और थोड़ा डीप सवाल है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपके सिलेबस में चंद्रगुप्त द्वितीय बाकायदा लिखे हुए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय से आपके सवाल पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया ताकि आपको थोड़ी सी यहाँ से थ्योरी भी बताई जाए। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने अपनी अपनी बेटी का विवाह जो था वो कराया था किससे? रुद्रसेन से कराया था या रुद्र सिंह द्वितीय से कराया था, अग्निमित्र से कराया था या नागसेन से कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्र सिंह द्वितीय। रुद्र सिंह द्वितीय से इन्होंने विवाह कराया। ये वाकाटक वंश के राजा थे। किस वंश के थे? वाकाटक। ओके, वाकाटक वंश के राजा थे रुद्र सिंह द्वितीय। और जब रुद्र सिंह द्वितीय से ये विवाह करा देते हैं अपनी बेटी का, तो इन दोनों वंश में क्या हो जाती है? मैत्री हो जाती है। फिर ये और वाकाटक दोनों राजा मिलके, जो शक लोग जो थे, कौन थे? शक, जिसने नाक में दम कर रखा था गुप्त वंश पर, उन्हें ये दोनों लोग मिलके पराजित करते हैं। ओके, तो इस वजह से ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह कराया था रुद्र सिंह द्वितीय से, ताकि ये थोड़े से पावरफुल हो सकें। रुद्र सिंह द्वितीय, अब कैसे याद करोगे रुद्र सिंह द्वितीय? तो भाई ये कौन है? चंद्रगुप्त हैं। चंद्र को कौन धारण करता है? रुद्र धारण करता है। और ये भी द्वितीय हैं और ये भी द्वितीय हैं। इस तरीके से आप याद कर लेना। ओके,
क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा है। देखिए बार बार सवाल आता है तो इसका जल्दी से करते हैं, समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। 22 है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो हमने बताया कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है 23, ये सब लोग आप लोग इसका आंसर बताइए। कामसूत्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन आते हैं, क्या विशाखदत्त हैं, वात्स्यायन हैं, वसुबंध हैं या हेमचंद्र हैं। बताइए कामसूत्र के लेखक कौन है, ABCD जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, 5 सेकंड है आपके पास, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। बताइए विशाखदत्त, वात्स्यायन, वसुबंध या हेमचंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वात्स्यायन। क्या हो जाएगा, वात्स्यायन बी। अच्छी, ये क्वेश्चन आता है बार बार इसलिए मैं आपको याद भी रखना है, कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन है। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा के जो मंदिर हैं वो कहाँ स्थित हैं, क्या कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है या केरल में है। तो इसका आंसर सभी को पता है, कहाँ है भाई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक हुए हैं धन्वंतरी, और वो किसके दरबार में थे। तो मैंने आपको बताया था नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, और धन्वंतरी क्या थे, एक विख्यात चिकित्सक हैं। तो ये किसके दरबार में होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। जितने भी विख्यात चिकित्सक या विख्यात दरबारी लोग हुए हैं वो ज़्यादातर 90% चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में हुए हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप लगा कर आ सकते हैं, हो सकता है आपका ठीक हो जाए। ओके, वैसे भूलेंगे नहीं, कितना तो डीप पढ़ा रहे हैं आपको, अच्छे से भूलने का कोई चांस नहीं है। 26 क्वेश्चन बनता है आपका, गुप्त काल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया। अब क्वेश्चन सिर्फ ये बोलना चाहता है कि चांदी के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहते थे, क्या काकिनी बोलते थे, निष्क बोलते थे, रुपयक बोलते थे या दीनार बोलते थे। सिर्फ सवाल ये बोल रहा है। और चांदी का सिक्का किसने जारी किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपके ये विक्रमादित्य हुए इन्होंने जारी किया था चांदी का सिक्का। तो चांदी के सिक्के को रुपयक बोला जाता था, क्या बोला जाता था, रुपयक। और दीनार सोने के सिक्के को बोलते थे। लिख लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ दीनार, स्वर्ण सिक्का जो था वो दीनार था और चांदी के सिक्के को रुपयक बोलते थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। सवाल बोल रहा है इनमें से कौन सी एक गणित की पुस्तक है। क्वेश्चन है गणित की पुस्तक कौन सी है इनमें से, क्या वास्तुशास्त्र है, लीलावती है, पंचदशी है या रूपमती है। इनमें से कौन सी एक गणित की पुस्तक है जो कि प्राचीन भारत की हुई है, कौन है, वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी या रूपमती। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, ABCD, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लीलावती। ओके, लीलावती। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, क्या वाक्यवृत्ति है, शब्दकोश है, अमरकोश है या हर्षचरित है। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। अब शब्दों को ढूंढने के लिए संस्कृत की एक डिक्शनरी कौन सी है, यह बोलना है संस्कृत की डिक्शनरी कौन है। सवाल अच्छा लगा इसलिए डाल दिया गया यहाँ। तो संस्कृत की डिक्शनरी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरकोश। कौन है, अमरकोश। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था। तो आपको इसका आंसर पता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते, पंचतंत्र को किसने लिखा था। पंचतंत्र को किसने लिखा है, क्या भैया आपके व्यास जी ने लिखा है, नहीं। व्यास जी ने क्या लिखा है, महाभारत लिखी है। और विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। और याज्ञवल्क्य जी ने क्या लिखा है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई, पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा। ओके, अब 31 क्वेश्चन है, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ, क्या 358 ईस्वी में हुआ, 458 ईस्वी में हुआ, 558 ईस्वी में हुआ या 358 ईस्वी में हुआ। बताइए, ईसा पूर्व बोलिए, यहाँ ईसा पूर्व। बताइए प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ। आप लोग ये बताइए किसके शासनकाल में हुआ, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 458 ईस्वी, क्या 458 ईस्वी में हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख से सती प्रथा के प्राचीनतम
संदर्भ या साक्ष्य मिलते हैं, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। क्या इलाहाबाद है, भानुगुप्त है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, या स्कंदगुप्त का भितान अभिलेख है। बताइए कौन सा है। ABCD जल्दी बताइए, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए ABCD कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त का ऐरण शिलालेख। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 23, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में थे, ये क्वेश्चन बताइए। नवरत्न में नहीं थे, लेकिन ये आते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किसके शासनकाल में। आर्यभट्ट तो आते हैं नवरत्न में, सॉरी कालिदास तो आते हैं लेकिन आर्यभट्ट नहीं आते, लेकिन किसके दरबार में थे। तो इसका आंसर होएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। 33 क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी भैया आपके। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जी थे भागवत की उपाधि धारण करने वाले। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख किस राजा से संबंधित है। भाई बताइए, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है वो किस राजा से संबंधित है। क्या महापद्म नंद से है, चंद्रगुप्त मौर्य से है, अशोक से है, या समुद्रगुप्त से है। तो अभी बताया ये हरिशेन ने लिखा था, और हरिशेन किसके दरबारी कवि थे। तो भाई समुद्रगुप्त के थे। इसमें क्या लिखा है कि समुद्रगुप्त जो हैं वो दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया है, और आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। ये कविराज हैं, बीड़ा बजाते हैं, इस तरीके की इनकी प्रशंसा लिखी हुई है। किसमें, प्रयाग के प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है 36, पृथव्या प्रथमवीर की उपाधि किसने धारण की। तो आपको पता है इसका आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। किसके शासनकाल में या किस राजवंश में हूणों का आक्रमण हुआ। क्या मौर्य थे, कुषाण थे, गुप्त थे, या शुंग थे। तो आपको पता है इसका गुप्त थे, और कौन था, स्कंदगुप्त था। हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया, किसके शासनकाल में किया। हूणों से क्वेश्चन बनते इसलिए ज़्यादा दिए गए हैं, बार बार आपको याद हो जाएं। क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो क्वेश्चन आपका है हूणों का आक्रमण। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया। किसने, शकों ने आक्रमण किया है। इसके बाद कुमारगुप्त ने क्या किया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया, और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया है। ओके, बुद्धगुप्त के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39, किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की। अभी आपको बताया किसने की है, तो स्कंदगुप्त ने की है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। क्या भीतरी अभिलेख है, इलाहाबाद अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, उदयगिरी। ये 38 से 40 तक आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से कन्फ्यूज़न वाले हैं, थोड़ा देख के जाइए, अच्छे से याद हो जाएंगे। सवाल पूछ रहा है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को जो पराजित किया है इसके बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, किस स्तंभलेख से मिलती है। तो भीतरी स्तंभलेख से मिलती है, इलाहाबाद स्तंभलेख से मिलती है, मंदसौर स्तंभलेख से मिलती है, या उदयगिरी स्तंभलेख से मिलती है। तो देखिए जूनागढ़ का अभिलेख है, मैंने बताया था, और उसी अभिलेख को भीतरी स्तंभलेख बोलते हैं। ओके, तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, भीतरी स्तंभलेख से। क्वेश्चन नंबर 41 है, शक विजेता किसे माना जाता है, यानी शकों को किसने पराजित किया था। तो आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम ने पराजित किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्त शासक में गुप्त वंश में किस शासक के शासन में नवरत्नों का जिक्र मिलता है। तो आपको पता है कौन है भाई, क्या समुद्रगुप्त हैं, भानुगुप्त हैं, कुमारगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्न थे। 43 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। ओके, मतलब कौन ऐसे 4 जो लोग जो दिए गए हैं, 4 लोग, इनमें से कौन है जिनका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं। क्या धन्वंतरी का आयुर्वेद से संबंध नहीं है, भास्कराचार्य का नहीं है, चरक का नहीं है, सुश्रुत का नहीं है। तो देखिए धन्वंतरी भी आयुर्वेद से संबंधित है, चरक भी हैं, चरक ने तो चरक संहिता लिखी है, सुश्रुत भी है। तो कौन नहीं है, भास्कराचार्य, गणित से संबंधित है, गणित और खगोल विद से।
क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में निम्न में से कौन एक ज्योतिष है? कौन है भाई? एक ज्योतिष है। भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न हुए हैं उनमें से ज्योतिष कौन था? क्या वररुचि थे, शंकु थे, छपड़क थे या अमर सिंह थे? तो इसका आंसर हो जाएगा छपड़क। कौन थे भाई? छपड़क। छपड़क एक ज्योतिष थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए जिन पर राजा और रानी का चित्र अंकित था? भाई कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी। चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने राजा रानी का सिक्का जारी किया और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 46 है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो भाई जूनागढ़ से मिलता है। भीतरी अभिलेख बोला जाता है। बार बार क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है गुप्त संवत की स्थापना किसने की तथा इसकी तिथि जो कि क्या थी? 319 ईस्वी थी। तो भाई कौन थे भाई 319? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है भाई आपका प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? भाई किसके शासन काल को, किस राजवंश को स्वर्ण युग कहा जाता था? क्या मौर्य थे, गुप्त थे, मगध थे या शुंग थे? तो आप सभी को इसका आंसर क्या है? गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? क्या गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबर थी या मौर्य काल में, चोल में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 50 है तोरमाड़ किस जाति दल का था? एक तोरमाड़ जो मैंने आपको शुरू में बताया था ये किस जाति दल का था? क्या सिंथियान जाति दल का था, हूण का था, यूची का था या शक का था? तो आप सभी को इसका आंसर याद होना चाहिए। हूण जाति का एक दल का नेता था। कौन था? हूण जाति का तोरमाड़। ओके, तोरमाड़ बोला जाता है, तोरमाड़ आता है। तोरमाड़ कौन था? तो हूण जाति का नेता था। ये आपके देखो दोस्तों 50 क्वेश्चन प्लस इतनी अच्छी थ्योरी आपकी जो शायद ही आपको कहीं इतने अच्छे फैक्ट मिले मैंने आपको करा दिए हैं और मेरा आप पर पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक से अब एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आराम से इस वीडियो को 2 बार देखिए और पॉइंट जो भी आपको अच्छे लगे हैं, अगर मेरी स्पीड स्लो थी तो आप फास्ट कर लीजिए दोबारा में, अगर तेज़ थी तो स्लो करके देखना और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को अच्छे से याद करना। हिस्ट्री पैट में 10 नंबर की है। कितने नंबर की? 10 मार्क्स की है। ओके, कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की। तो अच्छे से आप लोग करिए इसे और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपने रिव्यू दें। तो मिलते हैं अगला जो आपका टॉपिक होगा हिस्ट्री में, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश जो आएगा आपका, उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। और ये परेशान जो कर रहा है मुझे वो मेरा डॉगी है रोमियो। तो चलिए मिलते हैं कल। ओके दोस्तों, और थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए आपके वीडियोस बीच में नहीं आ पाए। सारे वीडियो आपके टाइम पे पहले ही करा दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।